स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज। कल हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा था, आज हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मृदा, खनिज, मृदा, चट्टान, खनिज और चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण। ठीक है, तो पहला चैप्टर है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ये। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई जो वीडियो है वो डेली नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। चले देखें, आज हम बात करते हैं किसकी, खनिज की। तो देखिए क्या होता है, जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और चट्टानों के टूटने से किसका निर्माण होता है, खनिजों का। फिर खनिजों से आगे किसका निर्माण होता है, मृदा का। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, खनिज पदार्थों को मृदा उत्पादक बोला गया है। मृदा उत्पादक यानी जो मृदा का उत्पादन करते हैं, क्योंकि खनिज पदार्थों के विघटन से ही मृदा का उत्पादन होता है। तो देखें, आज कहते हैं चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक पदार्थ हैं। इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। प्राय इनकी निश्चित आकृति या रूप भी होता है। तो इनका संगठन निश्चित है, इनकी आकृति निश्चित है, इनका रूप निश्चित होता है। यहाँ देखिए क्या लिखोगे, खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बने हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ Fe2O3, ये क्या होता है, ये होता है हेमेटाइट। क्या होता है ये होता है हेमेटाइट। तो ये किस किस से मिलकर बना है, ये दो तत्वों से मिलकर बना है। किस किस से, लोहे से, आयरन से और किस से, ऑक्सीजन से। तो ये बात ही बोली गई है कि खनिज जो होता है वो क्या होता है, खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों के या दो से अधिक तत्वों के संयोग, रासायनिक संयोग से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर देखिए ध्यान से क्या किया गया है, जस्ट वन सेक रुकें आप लोग, अपने को यहाँ से पढ़ना है, थोड़ा ऑपोजिट साइड आगे। तो देखें क्या होता है, यहाँ पे खनिज की डेफिनेशन दी गई है। कहते हैं निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिकों को, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, खनिज कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला CaCO3, तो इसमें निश्चित है संगठन। कैल्शियम का अनुपात कितना है, 1। कार्बन का अनुपात कितना है, 1। और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 3। तो इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों एक निश्चित संगठन में मिलते हैं और मिलकर रासायनिक यौगिक बनाते हैं। तो उस रासायनिक यौगिक को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। तो ये बात लिखी हुई है, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, खनिज कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक खनिज जो होता है वो एक रासायनिक यौगिक होता है। अगर हम खनिजों के गुण के बारे में पढ़े तो खनिज पदार्थ के विभिन्न रंग होते हैं, जैसे नीला, हरा, पीला आदि। ठीक है, खनिजों में विभिन्न प्रकार की चमक होती है, जैसे सोने में, कॉपर में, चांदी में, इनमें एक निश्चित धात्विक चमक होती है। इसी प्रकार जो कांच होते हैं, डायमंड होते हैं, उनमें कौन सी होती है, अधात्विक चमक होती है। ठीक है, तो खनिजों में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं खनिज पदार्थों का, यहाँ डेफिनेशन बनती है, रवा किसे कहते हैं, क्या, रवा किसे कहते हैं। तो खनिज पदार्थों का अपना अलग अलग विशेष आकार होता है। खनिज पदार्थों का क्या होता है, अपना अलग अलग विशेष आकार होता है, जिसे क्या कहते हैं, रवा कहते हैं। ये घन आकार यानी क्यूब संरचना, ठीक है, घन जो होता है उस आकार के, चतुष्कोणीय, ट्राईमेट्रिक, मोनोक्लिनिक, ट्राईक्लिनिक, षटभुजाकार आकार के होते हैं। तो ये जो आकार है आप लोगों के तो किताब में दिया नहीं हुआ, पर +2 साइंस जो है उसमें ये सब कुछ बताया होता है कि भाई ट्राईक्लिनिक क्या होता है, इसे त्रिनताक्ष बोला जाता है। मोनोक्लिनिक को क्या बोला जाता है, एक नताक्ष बोला जाता है हिंदी में। तो ये सब की सब संरचनाएं ही होती हैं अलग अलग प्रकार की। ठीक है, तो खनिजों की विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती हैं। खनिज पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे हीरा। कुछ खनिज पूर्ण पारदर्शी, कुछ अल्प पारदर्शी और कुछ अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी जिसके बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है, अल्प पारदर्शी जिनके आसपास थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला। जैसे कागज है, कागज पे तेल लगा लें तो तेल लगाने के बाद उसके आर पार क्या होता है, धुंधला धुंधला दिखाई दे जाता है ना, तो वो अल्प पारदर्शी की स्थिति होती है।
उसके बाद देखो क्या कहते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, मतलब जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। कुछ खनिज अधिक भारी होते हैं, कुछ मध्यम आकार के और कुछ बहुत हल्के होते हैं। खनिज के भार को आपेक्षिक घनत्व से प्रकट करते हैं। किससे? आपेक्षिक घनत्व से प्रकट किया जाता है। अब हम खनिजों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिजों का वर्गीकरण 2 या 3 प्रकार से किया गया है। 2 प्रकार से है आपकी बुक के अंदर। एक तो किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा किसके आधार पर है? रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो खनिज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर खनिज को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। तो देखिए प्राथमिक खनिज क्या होते हैं? जब चट्टानें पिघलती है तो कहते हैं जब खनिज का जो निर्माण होता है, चट्टान के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है। कि जब चट्टानों का निर्माण होता है तो उस टाइम पे लावा जो होता है वो पिघलता है, और लावा मतलब जो द्रव अवस्था के अंदर होता है वो धीरे धीरे ठंडा होकर क्या होता है? ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने लगता है। तो ऐसे खनिज पदार्थों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक खनिज कहा जाता है। मतलब ऐसे खनिज जिनका निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय लावा के ठंडे होकर ठोस रूप ग्रहण करने से होता है, उसे प्राथमिक खनिज कहा जाता है। कैसे? कि भाई चट्टानों के निर्माण के समय जब लावा पिघलता है, लावा तो पिघला हुआ ही होता है, कि चट्टानों के निर्माण के समय जब पिघला हुआ लावा क्या होता है? ठंडा होता है, और ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो उस सिचुएशन के अंदर जिन खनिजों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? हम प्राथमिक खनिज कहते हैं। तो ऐसे खनिज पदार्थों को प्राथमिक खनिज कहते हैं। खनिज जो होते हैं चट्टानों के आवश्यक संघटक होते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। इनका आकार याद रखना है, क्या होता है? इनका आकार 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर यानी 2 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁶ मीटर, या फिर इसको 0.002 मिलीमीटर भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि 0.002 मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ ये पॉइंट उड़ाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 10⁻³ आ जाएगी। क्यों? 1 2 3 10⁻³ आ गई। ये ऊपर जाकर पावर माइनस में बदल जाएगी, 10⁻³ × 10⁻³ तो 10⁻⁶ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, दोनों एक ही बात है। कहता है द्वितीय खनिजों का निर्माण इसी से होता है। प्राथमिक खनिजों का जब विघटन होता है तो प्राथमिक खनिजों के विघटन से द्वितीय खनिज बनते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लैंड, ओगाइट, ओलिवॉइन, माइका, फेल्डस्पार, चूना पत्थर, मैग्नीसाइट आदि, ये सारे के सारे प्राथमिक खनिज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय खनिज। तो द्वितीय खनिज का जो निर्माण होता है वो प्राथमिक खनिजों के विघटन से होता है। कि जब प्राथमिक खनिजों पर क्या होता है? जलवायु या रासायनिक संबंधी कारक जो होते हैं उनकी क्रिया होती है। मतलब जलवायु के प्रभाव से या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव से जब प्राथमिक खनिज टूट जाते हैं तो टूटकर जिनका निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय खनिज कहा जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु और रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होने से ये खनिज बनते हैं। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोमीटर से कम होता है। क्योंकि प्राथमिक खनिज टूटेंगे, उनका आकार 2 माइक्रोमीटर था, तो टूटने के बाद तो आकार छोटा ही होगा ना, तो 2 माइक्रोमीटर से कम होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है पायराइट, FeS2, गिब्साइट, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। उसके बाद एपेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। उसके बाद केओलिनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? केओलिनाइट का फॉर्मूला होता है Al4Si8O10OH8, ये फॉर्मूला होता है केओलिनाइट का। उसके बाद इलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इलाइट का फॉर्मूला, मोंटमोरिलोनाइट का फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला आप लोगों को 3rd चैप्टर में मिल जाएगा, तीनों का। उसके बाद जियोलाइट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे द्वितीय खनिज के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण में देखिए पहला है तत्व।
तत्व क्या होता है? तत्व जैसे हीरा, गंधक आदि खनिज इस समूह के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी? ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड के अंदर हेमेटाइट आता है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला SiO2 होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला अभी बता के गई हूँ, Fe2O3 होता है। उसके बाद मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होता है। ठीक है। लिमोनाइट का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है। कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कैल्साइट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। उसके बाद डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, साइडेसाइट आदि। फेलस्पार, ये खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके दो भाग होते हैं। ध्यान से देखें, फेलस्पार वर्ग को दो वर्ग होते हैं। एक तो होता है ऑर्थोक्लेज फेलस्पार और एक होता है प्लाजियोक्लेज फेलस्पार। तो ऑर्थोक्लेज फेलस्पार को अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग माना जाता है। क्या? इसे अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग माना जाता है। मृदा से प्राप्त होने वाला जो पोटाश होता है, पोटेशियम, वो इसी के अपक्षय से प्राप्त होता है। ऑर्थोक्लेज फेलस्पार के जल विश्लेषण से क्ले खनिजों का निर्माण होता है। मतलब ये जल से क्रिया करते हैं। जल से क्रिया करने पर क्ले खनिजों का निर्माण होता है, जो चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव होते हैं। प्लेजियोक्लेज फेलस्पार के एग्जाम्पल दिए हुए कैल्शियम फेलस्पार, सोडियम फेलस्पार, सोडा लाइम फेलस्पार। उसके बाद ये देखिए माइका वर्ग। तो आप लोगों को ये याद रखना है, माइका वर्ग में दो माइका होती है। एक होती है मस्कोवाइट, एक होती है बायोटाइट। मस्कोवाइट को तो बोला जाता है सफ़ेद माइका, ये इंपॉर्टेंट है। और बायोटाइट को क्या बोला जाता है? बायोटाइट को काली माइका बोला जाता है। उसके बाद अगर आप लोगों से माइका के क्या पूछ लिए जाए, माइका के रासायनिक संगठन पूछ लिया जाए, तो सफ़ेद माइका का क्या होता है? ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। या तो ये पोटेशियम सिलिकेट होता है या एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। और बायोटाइट क्या होता है? ये पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन के सिलिकेट होते हैं। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है माइका वर्ग में। इसकी रचना अति संकीर्ण होती है। ये पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम तथा लिथियम आदि के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। तो आप लोगों को यही याद रखना है, मस्कोवाइट को सफ़ेद माइका कहा जाता है और बायोटाइट को काली माइका कहा जाता है। एपेटाइट वर्ग, ये कैल्शियम फॉस्फेट है, क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है। और ये क्या होता है? इसमें देखो मैं आप लोगों को एपेटाइट का फॉर्मूला बताती हूँ, फ्लोर एपेटाइट का। इसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 की ट्वाइस, यानी कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट के तो हमें लेने होते हैं 3 अनुपात। CaF2 डॉट क्या होता है? एक ही डॉट आएगा। ठीक है, एक डॉट आ गया, यहाँ डॉट में आता है CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड। ये तुम लोगों का किसका फॉर्मूला होता है? ये तुम लोगों का फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला होता है। फ्लोर एपेटाइट क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट के तो कितने अनुपात लेके चलते हैं? 3 अनुपात। और कैल्शियम फ्लोराइड का कितना अनुपात लेके चलते हैं? 1 अनुपात लेके चलते हैं। अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला बनाऊं तो देखो इसका पूरा फॉर्मूला कैसे बनेगा। इसको गुणा कर देते हैं, 3 तिया 9, Ca हो जाएंगे 9, PO4 कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, तो PO4 6 हो गए, डॉट CaF2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों को फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखते हैं हॉर्नब्लैंड। तो इसके अंदर क्या आते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, ये आते हैं। तो इसमें आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो काम की क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। काम की हमारी चीज़ें आप लोगों को, एक तो ये माइका वर्ग याद रखना है, मस्कोवाइट बायोटाइट वाला। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा फेलस्पार के बारे में भी ध्यान रखना है कि 2 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, ऑर्थोक्लेज फेलस्पार और प्लेजियोक्लेज फेलस्पार। उसके अलावा एक दो सबके एग्जाम्पल्स आप लोग याद रख लें, बाकी तो इतना कुछ काम का है नहीं इसमें। आगे देखो चट्टानों का अपक्षय। तो चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है। चट्टानों के अपक्षय की अगर हम बात करें तो अपक्षय वह क्रिया है जिसके फल स्वरूप क्या होते हैं? मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार से किया जाता है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके आधार पर? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के आधार पर। तो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के आप लोगों को टाइप दिए हुए हैं। जैसे देखो, भौतिक का क्या मतलब होता है? भौतिक का मतलब कि कोई भौतिक शक्ति जो होएगी वो क्या करेगी?
किसी भौतिक शक्ति के द्वारा, जैसे तापक्रम के द्वारा, बिजली का कड़कना, बारिश होना, इन सब के द्वारा अगर चट्टानें टूट जाती है और टूटकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, तो विभिन्न भौतिक शक्तियों, जैसे कि किसके द्वारा, ताप, टेम्परेचर चेंज होने के द्वारा, वर्षा के द्वारा, हिमजल के द्वारा, बिजली के कड़कने के द्वारा, तो अगर इन सब के द्वारा क्या होता है, जो ठोस चट्टानें होती हैं उनका टूटकर छोटे छोटे भागों में विघटित हो जाना भौतिक अपक्षय कहलाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, यानी सिर्फ टुकड़े छोटे हो जाएंगे, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। टूटने से पहले का रासायनिक संगठन और टूटने के बाद का रासायनिक संगठन समान रहता है। तो देखो होता क्या है तापक्रम में, आप लोगों को पता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ें प्रसारित होने लगती है, फैलने लग जाती हैं, ठीक है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो चीज़ें सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बताया हुआ है कि जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो चट्टानों के बार बार फैलने से और बार बार सिकुड़ने से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लगती है और ताप के ठंडा होने पर सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार ताप के लगातार घटने और बढ़ने से चट्टानों में बार बार प्रसार और संकुचन की क्रिया होती है, जिससे चट्टानें कमज़ोर होकर खंडित हो जाती हैं और बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है। इसके अतिरिक्त चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की ताप के साथ फैलने और सिकुड़ने की जो दरें होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिज पदार्थों की ताप के साथ फैलने और सिकुड़ने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। खनिज की इस प्रवृत्ति के कारण वे टूटकर अलग हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जल की, तो जल में आप लोगों को पता ही है कि भाई बहुत तेज़ी से जब जल आता है, वेग से, बहुत वेग से जब जल आता है, तो कहते हैं वेग से प्रवाहित वर्षा जल के कारण चट्टानों का कुछ अंश टूटकर अलग हो जाता है। वर्षा जल जब इन टूटे फूटे टुकड़ों को लेकर बहता है तो टुकड़ों के आपसी टकराव से और घर्षण के कारण वे छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट हमारा है बर्फ़। तो बर्फ़ जो होता है, देखो आप लोगों को पता है कि चट्टानों में मान लो बारिश हुई, तो बारिश होने से चट्टानों की दरारों में पानी भर गया। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो पानी बर्फ़ के अंदर बदलने लगता है। अब हमें पता है पानी का आयतन तो कम होता है लेकिन बर्फ़ का आयतन तो ज़्यादा है, तो बर्फ़ में जब पानी बर्फ़ के अंदर बदलेगा तो वो ज़्यादा आयतन घेरेगा और ज़्यादा आयतन घेरेगा, तो उस सिचुएशन के अंदर चट्टानें जो हैं वो क्या होने लग जाएंगी, उनमें दरारें आने लग जाएंगी, वो टूटने लग जाएंगी। तो ये लिखा हुआ है चट्टानों की दरारों में फंसा हुआ जो जल होता है वो ठंडक के कारण बर्फ़ के रूप में जम जाता है और उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाने से चट्टानें क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाया भी हुआ है कि बर्फ़ की उपस्थिति में चट्टानें कैसे टूटती हैं। बर्फ़ के बाद नेक्स्ट हमारा है हिमजल। हिमजल क्या होता है कि भाई जब हिमजल होता है, ठंडा पानी, जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं ना उनसे हिमजल टपकता होता है। तो कहते हैं कि हिमजल अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर बहते होते हैं, जिससे ये दाब और रगड़ से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है हवा। तो तेज वायु अपने साथ बालू के कण और पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ा कर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों की ऊपरी परत का कुछ अंश टूट जाता है। लास्ट हमारी है आकाशीय बिजली। तो बिजली के कड़कने से क्या होता है, चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और वो टूटकर विखंडित हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आज भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद अब हमारे दो अपक्षय रह गए, एक हमारा रासायनिक अपक्षय रह गया और एक हमारा जैविक अपक्षय रह गया है। उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक था क्या, ये जो है चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके सारे प्रकार अच्छे से हम लोगों को करने हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।